सो स्टूडेंट्स वी वाज डूइंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसकी मैंने असाइनमेंट्स दी थी कुछ आपको। उसके जो कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो डाउट आए हैं वो अब डिस्कस करेंगे हम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ए पार्ट। With the help of examples, describe how metal oxides differ from non-metal oxides. मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड से कैसे डिफर करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल से करते हैं। जैसे मेटल का ऑक्साइड लेते हैं सोडियम ऑक्साइड, और नॉन मेटल में हम ऑक्साइड लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड इज ऑफ बेसिक नेचर। Why they are of basic nature? Because whenever you dissolve these metal oxide in water, they are going to produce sodium hydroxide, and that's it, sodium hydroxide. Okay, clear? That means metallic oxides are basic in nature, whereas in case of non-metal oxides, जैसे carbon is a non-metal, its oxide is carbon dioxide. Carbon dioxide on dissolving in water is going to give carbonic acid. It means जो non-metals के oxide होते हैं वो majority जो होती है वो they are acidic. इनके कुछ ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं और एम्फोटेरिक भी होते हैं, एंड सेम गोज टू द मेटल्स। ओके, मोस्ट ऑफ द मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, बट कुछ एक न्यूट्रल भी होते हैं और एम्फोटेरिक भी होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हैं दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, तो ऐसे आपने इसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड के को। थर्ड का बी, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यील्ड एन एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। कौन कौन सा एलिमेंट है जो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड यील्ड करेगा। अब इनके कौन कौन से ऑक्साइड बन सकते हैं उनकी बात कर लें। सोडियम का ऑक्साइड बनेगा सोडियम ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड बनेगा सल्फर मोनोऑक्साइड बन सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन सकता है। सल्फर के 3 ऑक्साइड बन सकते हैं। कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और पोटाशियम का पोटाशियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन का वाटर हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं। ओके, तो आपके पास जो सोडियम ऑक्साइड है ये तो आपको पता लग ही गया, दिस इज ऑफ बेसिक नेचर। ओके, जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है दीज टू आर दी ऑफ एसिडिक नेचर। ओके, और जो सल्फर मोनोऑक्साइड है ये न्यूट्रल नेचर का होता है। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये कुछ नहीं करता है, एज सच रहता है। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल नेचर का होता है, वेयर एज जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ओके, और सिमिलरली जो बचा है आपके पास पोटाशियम ऑक्साइड। पोटाशियम ऑक्साइड आपको पता है बेसिक नेचर। ओके, और हाइड्रोजन का ऑक्साइड है वाटर। वाटर तो होता है न्यूट्रल, है ना। यस, ओके, तो थर्ड ए एंड बी डन। नाउ फोर्थ ए पार्ट, what are the amphoteric oxides? Give 2 example of amphoteric oxides. Aluminium oxide and zinc oxide are amphoteric oxides. Okay, why they are called so? Because in presence of acid they behave like base, and in presence of base they behave like acid. Okay, इनका अगर आपको मान लो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आ गया है तो उसके लिए आपको इनको एक्सप्लेन भी कर देना है कि कैसे। जैसे जिंक ऑक्साइड जब वाटर के HCl के साथ रिएक्ट करेगा, अब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट मींस इट विल बिहेव लाइक अ बेस। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड वाटर। ओके, यू हैव टू बैलेंस इट। ओके, सिमिलरली जिंक ऑक्साइड जब NaH के साथ रिएक्ट करता है, अब ये NaOH बेस है तो इसकी प्रेजेंस में ये एज अ एसिड एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम जिंकेट। दिस इज फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट। इट इज मेड अप ऑफ sodium cation and zincate ion, and water will be the byproduct. अब इसको बैलेंस करना है, यू नीड टू मल्टीप्लाई हियर बाय 2, दैट्स इट, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, तो आप ऐसे एक्सप्लेन भी करोगे कि इसमें इस रिएक्शन में ये एज अ बेस एक्ट किया है और इस रिएक्शन में ये एज अ एसिड एक्ट किया है। ओके, उसके बाद बी पार्ट, चूज द एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये तो वही बात होगी जो पहले हमने डिस्कस करा है, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल,
acidic, basic, neutral, neutral. Okay, these are the natures of oxides which we was discussing. ये जितने भी oxides हैं उनका nature हमने ये लिख दिया. Next, which of the following are the amphoteric oxides? Zinc oxide and aluminium oxides. Okay, magnesium oxide जो है this is basic. Phosphorus oxide जो है ये acidic और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज आल्सो एसिडिक, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये नाइट्रिक एसिड बनाता है. ओके, नेक्स्ट इज ओके, फोर्थ का सी पार्ट इज डन. ये डाउट था, जिसका डाउट था क्लियर हो गया जी आपको? हेलो शिवांशी, इट इज क्लियर फोर्थ सी पार्ट? हेलो सर ये मेरा डाउट नहीं था. ओके ओके, डी पार्ट था तेरा डाउट? What is okay sixth? Wait. What is the nature of oxide sulfur dioxide? Acidic. What happens when it is dissolved in water? Because it is going to produce what acid in water. That's why it is called as the acidic oxide. Write the chemical equation of the reaction involved. Sulfur dioxide on reacting with water, they are going to form, that is going to form sulfurous acid. Okay, ये होता है reaction. Next, what is the nature of sodium oxide? What happens when it is dissolved in water? Sodium oxide on dissolving in water is going to produce sodium hydroxide. Write the chemical equation, ये लिख दी हमने. Okay, ये basic nature का होता है. Next, sixth A part. Explain why metals usually do not liberate hydrogen gas with the dilute nitric acid. Because nitric acid is oxidizing agent. उससे क्या होता है? Let us say zinc is going to react with nitric acid. Okay, तो होगा क्या? There will be formation of zinc nitrate and hydrogen gas. Logically तो ये होना चाहिए था, because हम कहते हैं whenever metals react with acids there is formation of salt and hydrogen gas. Okay, logically ये चाहिए था आपके पास, इसको बैलेंस कर लेते हैं. Okay, बट जैसे ही ये हाइड्रोजन बनती है, नाइट्रिक एसिड जो है वो एसिड की तरह तो बिहेव करता ही है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है. जैसे ही आपके पास हाइड्रोजन गैस निकलती है, दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एंड ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं? वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ओके क्लियर, यू नीड टू बैलेंस दिस. ओके, कई बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, कई बार N2O भी बन जाता है, कई बार NO3 भी बन जाता है. वो डिपेंड करता है कि एसिड की कंसंट्रेशन कितनी ली है. आपने बस इसको ऐसे लिख के बैलेंस कर लेना है. अगर बैलेंस नहीं हुआ तो यहाँ पे NO2 के बजाय NO3 या N2O से करके देखना, किसी एक से बैलेंस हो जाएगा, उसको लिख देना आपने रिएक्शन. ओके, तो इट मींस, चलो इसको पहले बैलेंस करके देखें दोबारा. ये जो निकल है रिएक्शन, दोबारा लिखता हूँ इसको मैं. HNO3 is going to give H2O plus NO2. अब इसको बैलेंस करना है, यू नीड टू ऐड, वेट, तो जिंक जब भी नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जिंक नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस. ओके, बट जैसे ही मैंने बोला कि जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस बनती है, वैसे ही दिस हाइड्रोजन इज गैस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू गिव वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ओके, इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं. अगर हो गया बैलेंस तो इट मींस यही रिएक्शन है, अदरवाइज हमें यहाँ पे NO2 के बजाय कोई और नाइट्रोजन का ऑक्साइड लेना पड़ेगा. नाइट्रोजन कई तरह का ऑक्साइड बनाता है, N2O भी बनाता है, NO भी बनाता है. जिससे बैलेंस हो जाए उसको ले लेना है आपको. तो इट विल, हमें इसमें क्या करें? नाइट्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन नहीं बैलेंस. यहाँ पे हाइड्रोजन को हाफ करना पड़ेगा. तो इसको इंटीजर बनाने के लिए आपकी रिएक्शन बन जाएगी H2 plus 2HNO3 is going to give 2H2O plus 2NO2. Okay, so this will be your reaction. ठीक है, मतलब ये दोनों रिएक्शन, ये जो स्टेप 1 रिएक्शन है और ये जो स्टेप 2 रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शंस हो जाती हैं ऑन द स्पॉट. ओके, तो ओवरऑल रिएक्शन आपको क्या अपेयर होती है? बाहर से आपको लगेगा कि जिंक ने 4HNO3 के साथ रिएक्ट किया एंड इज गोइंग टू गिव जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये ओवरऑल रिएक्शन बनेगी. अगर आप
इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दोगे, इन दोनों स्टेप्स को ऐड कर दो, करके देखो जरा। जब इन दोनों को ऐड कर दोगे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कट जाएगा। ओके क्लियर। इसको मत देखो, ये तो अभी बैलेंस करने के लिए यूज करिए ना। तो इन दोनों को बैलेंस कट दिया तो क्या बना, इन दोनों का सम करके जिंक प्लस 2HNO3 प्लस 2HNO3 4HNO3 is going to give zinc NO3 twice 2H2O plus 2NO2. दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन। NO2 के साथ बैलेंस हो रही है तो यही वाला निकलेगा। तो इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस यू विल गेट NO2 एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके तो आपके पास हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकली, क्योंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन करवा दी नाइट्रिक एसिड ने, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। ओके नेक्स्ट, नेम 2 metals which can however liberate hydrogen gas for very dilute nitric acid solution। ये मैंने बताया था मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, नोट्स में ऐड किया हुआ ये, और लेक्चर में भी समझाया था ये कि ये दोनों जब वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेंगे फिर इनमें भी नहीं निकलती हाइड्रोजन, बट जब वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं HNO3 के, उस टाइम इनके केस में हाइड्रोजन निकल आती है। ओके क्योंकि HNO3 की अमाउंट कम पड़ जाती है, तो वो सिर्फ स्टेप 1 ही करवा पाता है, स्टेप 1 रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन निकलती है वही करवा पाता है। स्टेप 2 के लिए HNO3 बचता ही नहीं है। HNO3 बचेगा तब तो ऑक्सीडाइज करवाएगा ना, जो हाइड्रोजन निकलेगी उसको। HNO3 बचा ही नहीं, सारा का सारा यूज हो गया स्टेप 1 करवाने में। ओके सो दैट्स व्हाई मैंगनीज और मैग्नीशियम के लिए ये जब वेरी वेरी डिल्यूट के साथ रिएक्ट करते हैं उस टाइम हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देते हैं। हालांकि बाकी मेटल्स में भी कर देते हैं, बट मैग्नीशियम और मैंगनीज के केस में ये वाला केस ज्यादा देखा गया है। अगर किसी और मेटल को भी रिएक्ट करवाओगे वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HNO3 के साथ, उसमें भी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है बस। ओके सो दैट्स इट विद क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। An element X react with hydrogen when heated to form covalent hydride। X जो है ये covalent hydride बना रहा है। covalent hydride कौन बनाता है, नॉन मेटल्स बनाते हैं covalent hydrides। और covalent hydride का फॉर्मूला जो बना उसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, H2X, मतलब X की वैलेंसी 2 है। ओके तभी उसका फॉर्मूला H2X बना। If H2X has smell of rotten eggs, rotten eggs किसकी स्मेल होती थी, हाइड्रोजन सल्फाइड की। हमने किया हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस में, चैप्टर नंबर 1 में करा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल होती है दैट इज स्मेल ऑफ रोटन एग्स। दैट मींस ये जो एक्स है दैट इज सल्फर, क्योंकि उसी की गैस बनेगी H2S गैस। ओके सल्फर है भी नॉन मेटल, तो H2S जो है वो कोवलेंट हाइड्राइड है। उसके बाद जो H2S है उसकी स्मेल जो होती है वो रोटन एग जैसी होती है, ये हमें इसकी स्मेल का पता है पहले से। ओके रोटन एग स्मेल क्या होती है, एग जल जाने पे जो स्मेल आती है। मान लो आप एग बॉईल कर रहे हो, उस टाइम वो जल गया जब, उस टाइम जो स्मेल आएगी दैट इज कॉल्ड एज द स्मेल ऑफ रोटन एग्स। ओके वैसी स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। नाउ जो नेक्स्ट आपका डाउट था वो 22nd क्वेश्चन था असाइनमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्टेंट्स कैन अंडरगो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। कौन सा रिएक्शन है जो हो सकता है, जैसे आयरन मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर सकता है, नहीं क्यों नहीं कर सकता, आयरन इज लेस रिएक्टिव मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं पॉसिबल। इन सभी ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही करवानी है ना। आयरन जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो ये भी नहीं होगा। लेड मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं क्यों, लेड इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा। सर लास्ट, कॉपर सल्फेट और आयरन। यस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। इन्होंने यही पूछा है कि किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा बताइए। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट ऑन रिएक्टिंग प्रोड्यूस आयरन आयरन सल्फेट सल्फेट प्लस कॉपर। प्लस कॉपर, तो ये होती है रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके तो ये वाला लिखना था आपने इसमें। नेक्स्ट है, अब हम असाइनमेंट 4 के कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके ये थोड़े हॉट टाइप क्वेश्चन है, मतलब थोड़े ज्यादा हाई लेवल के हैं। ओके हॉट्स में क्वेश्चन नंबर 5, गिव द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ वन मेटल क्लोराइड एंड वन नॉन मेटल क्लोराइड। किसी एक मेटल क्लोराइड का फार्मूला दो और किसी एक नॉन मेटल क्लोराइड का फार्मूला दो। सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर द फार्मूलाज ऑफ मेटल क्लोराइड्स। और नॉन मेटल क्लोराइड का फार्मूला दो HCl,
क्योंकि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, HCl। उसके बाद हो गया आपके पास S PCl3, PCl5, ओके। ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर दी फॉर्मूलाज ऑफ क्लोराइड्स, ओके। ये नॉन मेटल्स हैं सारे, इनके क्लोराइड्स के फॉर्मूला दो, ओके। नाइट्रोजन का NCl3 बनता है लाइक दिस। State an important property in which of these metal chloride and non-metal chloride differ। क्या प्रॉपर्टी है, जो मेटल क्लोराइड होते हैं दे आर आयनिक इन नेचर, वो आयनिक कंपाउंड के कहलाते हैं, जैसे NaCl हो गया, ACl हो गया, ये सारे के हैं, दीज ऑल आर आयनिक कंपाउंड्स। और नॉन मेटल क्लोराइड कौन से हैं आपके पास, जैसे अभी मैंने बोला NCl3, ओके, HCl, ये सारे के हैं, दीज ऑल आर दी नॉन मेटल क्लोराइड्स। और ये किस नेचर के होते हैं, दे आर ऑफ कोवलेंट नेचर, इनका नेचर कोवलेंट होता है, ओके। मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये दोनों एलिमेंट जो आपस में जुड़े पड़े हैं, इनमें कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड नॉन मेटल इसमें होता है कोवलेंट, और मेटल क्लोराइड के केस में होता है आयनिक। व्हाई डू दे डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, ओके। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड वाली प्रॉपर्टीज को ओबे करेंगे, और जो नॉन मेटल्स होंगे, नॉन मेटल का क्लोराइड जो बनेगा वो कोवलेंट है, तो ऑब्वियस है वो कोवलेंट कंपाउंड वाली प्रॉपर्टी को ओबे करेगा। तो जितने भी नॉन मेटल क्लोराइड है वो कोवलेंट कंपाउंड वाली प्रॉपर्टी को ओबे करवाते हैं, और जितने भी मेटल के क्लोराइड हैं दे ओबे आयनिक कंपाउंड प्रॉपर्टी, ओके। और आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, वी विल डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वो डिफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनमें डिफरेंट तरह का बॉन्ड है, इनमें आयनिक बॉन्ड है, इनमें कोवलेंट बॉन्ड है, ओके। जिनमें आयनिक बॉन्ड हो वो उनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है अलग, और जिनमें कोवलेंट बॉन्ड हो उनको बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड से अलग होती है, ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर Excuse me, sir. 6। हाँ जी बोलो। सर एक बार वो मेटल क्लोराइड दोबारा बता दो एग्जांपल। मेटल क्लोराइड, मेटल कोई भी ले ले यार, सोडियम क्लोराइड, ओके, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कोई भी मेटल लेके उसका क्लोराइड बना दो। फॉर्मूला क्या ओके बनेगा वो सर। डिपेंड करता है वैलेंसीज के ऊपर, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे क्या हैं, ये फॉर्मूलाज में कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 क्यों है, बिकॉज मैग्नीशियम ऑलवेज फॉर्म +2 आयन, और क्लोराइड का -1 बनता है, इनकी वैलेंसीज का -1 क्रिस क्रॉस। इसलिए यहाँ से बना ये आपका फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। इन अ सोल्यूशन ऑफ लेड एसीटेट, लेड एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, लेड +2, और एसीटेट आयन कौन सा होता है, CH3COO नेगेटिव, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। लेड एसीटेट का फॉर्मूला क्या हुआ, फिर क्रिस क्रॉस लगाओ, Pb CH3COO ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड एज द lead acetate. In a solution of lead acetate, a strip of metal M was dipped, ठीक है। lead acetate solution लिया आपने, Pb CH3COOH ट्वाइस, उसमें आपने किसी मेटल M की स्ट्रिप डिप कर दिया आपने। After some time, lead from the solution was deposited on the metal strip. lead निकल के इस स्ट्रिप में डिपॉजिट होना शुरू हो गया। Which metal is more reactive, metal M और lead? तो सर इसके लिए एम। आपके पास M, क्यों, क्योंकि रिएक्शन हुई है, मेटल प्लस लेड एसीटेट ने रिएक्शन करवाई है, जिसकी वजह से लेड प्रोड्यूस हुआ है और मेटल का एसीटेट बन गया है, ओके क्लियर। ये जो लेड प्रोड्यूस हुआ वही लेड प्रोड्यूस होके मेटल के ऊपर, जो मेटल की रॉड है उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, ओके। सो मेटल, इन दोनों में से कौन रिएक्टिव है, जिसने डिस्प्लेसमेंट करवा दी, मेटल ने करवाई ना डिस्प्लेसमेंट लेड की, सो M इज द मोर रिएक्टिव देन लेड, ओके। 9th क्वेश्चन। और सर मेटल एम है क्या? ये जनरल दे दिया इन्होंने वैसे ही, क्योंकि अगर वैसे दे देते कि ओके कॉपर सर। है या जिंक है तो वो तो आप वैसे देख के पता लगा देते हो, फिर आप रिएक्शन करवाते ही नहीं हो। इन्होंने बोला ओके कि सर। सोच के बताओ कि ये रिएक्शन हो रही है, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब मेटल एम डिस्प्लेस कर पा रहा है लेड को, इट मींस मेटल एम लेड से ज्यादा रिएक्टिव है। अब आगे आते हैं 9th क्वेश्चन पे। इन नेचर मेटल ए इज फाउंड इन द फ्री स्टेट, मेटल ए जो है वो फ्री स्टेट में मिल पा रहा है, इट मींस मेटल ए बहुत लेस रिएक्टिव है, क्योंकि जो मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट में कभी नहीं मिल पाते आपको। इन अ फ्री स्टेट while metal B is found in form of its compound, जो मेटल B है वो आपको कंपाउंड्स की फॉर्म में मिल रहा है, ओके।
तो इट मीन्स जो मेटल बी है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे अगर सोडियम आपको नेचर में, मान लो लेट अस से कि सोडियम नेचर में ऐसा पड़ा रह गया, तो सोडियम इसी स्टेट में रहेगा नहीं, क्योंकि सोडियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो या तो वो क्लोराइड बन जाता है, या तो वो ऑक्साइड बन जाता है, या तो वो हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मेटल नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिल पाता वो वही वाले मेटल हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। ओके, और जो मेटल बहुत बहुत लेस रिएक्टिव है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, वो आपको नेचर से एज सच मिल जाते हैं। ओके, बस थोड़ा बहुत उनको उनकी मिट्टी वगैरह साफ करने की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं प्योरिफिकेशन, वो बात की बात है कैसे करते हैं। ओके, तो मेटल ए फ्री स्टेट में मिलने का मतलब मेटल ए इज लेस रिएक्टिव, मेटल बी का कंपाउंड स्टेट में मिलने का मतलब बी इज द मोर रिएक्टिव, तभी इसने कंपाउंड बना लिए। विच ऑफ दीज टू विल बी नियर टू द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज? ऑब्वियस है बी ज्यादा होगा, ज्यादा रिएक्टिव है तो ये टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में आएगा, और ए जो है वो बॉटम में आएगा। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिविटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, A part. Name a metal for each case. It does not react with cold as well as hot water but react with steam. ऐसा कौन सा मेटल होता है? आयरन। ओके, आयरन ना तो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। रिएक्ट करता भी है तो किससे करता है? स्टीम से, मतलब वाटर की गैसेस फॉर्म से। क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, बट अगर आप ओपन कंटेनर में करवाओगे तो क्या होता है? तो फेरस ऑक्साइड जो बनता है उसकी भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो क्या लिखोगे आप? Fe2O3 प्लस H2। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन भी ऐड कर दो। ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? एटमोस्फेयर से। इसी ऑक्सीजन की वजह से तो जो फेरस ऑक्साइड बना था वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर फेरिक ऑक्साइड बन गया प्लस हाइड्रोजन। तो ये आप रिएक्शन लिखोगे। ओके, और यहाँ पे स्टीम फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए वाटर के पीछे यहाँ पे ऐसे जी सिंबल जी भी लगाओगे। नेक्स्ट, इट डज नॉट रिएक्ट विद एनी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। ऐसा मेटल जो किसी भी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर से रिएक्ट ना करे। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ना स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, ना हॉट वाटर ना कोल्ड वाटर। रीजन? बिकॉज दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। ओके, क्लियर? 11th का बी पार्ट, व्हेन कैल्शियम मेटल इज एडेड टू वाटर। जब कैल्शियम मेटल को वाटर में ऐड किया जाता है, द गैस इवॉल्व, गैस निकलती है। क्यों? क्योंकि बनता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, इसको बैलेंस करना है, यू नीड टू बैलेंस इट, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, बट इसमें जो गैस इवॉल्व होती है दैट डू नॉट कैचेस फायर, तो इसको आग नहीं लगती। हाइड्रोजन निकलती है बट उसको आग नहीं लगती। बट द सेम गैस इवॉल्व व्हेन ऑन एडिंग सोडियम मेटल टू वाटर कैचेस फायर। व्हाई इट इज सो? बट सोडियम को जब वाटर में ऐड करते हो होता सेम ही रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, बट इसके केस में जो हाइड्रोजन गैस बनती है तो इसको फायर, ये जो है ये जलना शुरू हो जाता है। जैसे ही बनता है वैसे ही इसका जलना शुरू हो जाता है ये। बट इसके केस में ये जो हाइड्रोजन निकल रहा है ये सिंपली निकल जाता है, जलता क्यों नहीं है? उसका रीजन है कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक नहीं है, मतलब इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती। और ये वाला जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, और ये जो हीट प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन के दौरान, जब ये कंप्लीट होता है उस दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है वही हीट इस हाइड्रोजन को जला देती है। उसी हीट से ये जो हाइड्रोजन बनता है एट ए टाइम जलना शुरू हो जाता है, अपनी ही हीट से जो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई है। इसके केस में हीट प्रोड्यूस नहीं होती इस रिएक्शन में, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक नेचर का नहीं है। ओके, सो दिस इज द रीजन कि कैल्शियम के केस में जब कैल्शियम को वाटर में ऐड करो उस टाइम जो हाइड्रोजन निकलती है वो फायर कैच नहीं करती, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं है। बट सोडियम मेटल को जब वाटर में ऐड करो उस टाइम जो हाइड्रोजन गैस निकलती है दैट कैचेस फायर बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। सोडियम और वाटर का जो रिएक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, वेयर एज कैल्शियम और वाटर का जो रिएक्शन है दैट इज नॉट एक्सोथर्मिक इन नेचर। उल्टा कैल्शियम को और वाटर को रिएक्ट करवाने के लिए थोड़ा सा वाटर को हीट करना पड़ता है। ओके, क्योंकि कैल्शियम थोड़ा कोल्ड वाटर के साथ डिफिकल्टी से रिएक्ट करता है। गॉट इट? सो दैट्स व्हाई 11th का बी क्लियर हो गया। अब दिवांशी, इज इट क्लियर टू यू नाउ? दिवांशी, स्पीक अप। जपनजोत, Yes, sir. क्लियर है अभी क्वेश्चन ये वाला? Yes, sir. ओके,
सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा टॉपिक है? ठीक है, हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। इसमें हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के बारे में। ओके, बट इनको पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। ओके, और उसको पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। दिस ऑल वी विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।